sharing with you PDF file. आज भी हमने ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है गर्ल्स वर्दी पर लिया है। गर्ल्स वर्दी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस मैंने लिटरेरी टर्म पर लिया हुआ है, और इसमें से ज़्यादातर जो बातें हो रही है या जो है आप ऑलरेडी जानते हैं। सर वॉइस बहुत बहुत आवाज़ तो मैं बिल्कुल मुझे लगता है जानी चाहिए, ऐसा नहीं है आवाज़ में कोई दिक्कत होना चाहिए, या तो नेटवर्किंग इशू आप लोगों के साइड से होगा। सर आप सर माइक आ ठीक रही से है रखते हैं वॉइस। तब आवाज क्लियर आ जाती है। सर माइक जो है पास में जब हो जाती है तब क्लियर आती है। ओके ओके, अभी बताइए, अब जा रही है आवाज़? अब सही है सर। अच्छा ठीक है। तो व्हाट आई हैव डन कि आई हैव टेकन सम क्वेश्चंस फ्रॉम जॉन गाल्सवर्दी, और लिटरेरी टर्म्स से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया हुआ है, और इसमें से ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप वाकिफ़ हैं किसी ना किसी वे में। एंड यू विल कम टू नो कि इसमें एक जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा एक ट्रू नहीं है। वही पैटर्न है ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखने की या ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की, जिसमें एक पहला ऑप्शन है कि वर्जीनिया वुल्फ क्रिटिसाइज्ड जॉन गाल्सवर्दी। तो मॉडर्न एज की जो नावलिस्ट वर्जीनिया वुल्फ है, जिन्होंने अपने नावल में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक को लाया हुआ है, और जिनकी बहुत इम्पोर्टेंट नावल रही है मिलान, आप देखेंगे कि आ, एक उनका नावल था टू द लाइट हाउस, और एक नावल था मिसेस डालोवे, और एक था थ्री गुनियाज, और एक उनका वर्क था अ रूम ऑफ वंस ओन। उसकी राइटर वर्जीनिया वुल्फ रही हैं, और इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक को अपनी नावल में लाया है। इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जॉन गाल्सवर्दी को लेकर के। क्या क्रिटिसिज्म का कारण था, आप समझ सकते हैं कि चूंकि गाल्सवर्दी ने जितनी भी बातें कही हुई हैं उसमें जो है ज़्यादातर सोशल इशूज़, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस को लेकर के उनके प्रॉब्लम, उनके जो प्ले हैं वो प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में, एंटी रोमांटिक प्ले की कैटेगरी में आते हैं। इस तरह की चीज़ें उन्होंने लिखा, बेहतरीन काम उन्होंने किया, बट वर्जीनिया वुल्फ ने काफ़ी उनको क्रिटिसाइज़ किया। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न एज की वो कौन सी क्रिटिक है, क्रिटिक के साथ साथ नावलिस्ट हैं जिन्होंने जो है क्या किया हुआ है, जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है वर्जीनिया वुल्फ गाल्सवर्दी को, तो वो कौन है? वर्जीनिया वुल्फ है। दूसरा ऑप्शन है कि लुइस कैजामिया सेट, जो लुइस कैजामिया हैं जिन्होंने किताब लिखा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उनका एक स्टेटमेंट है कि एज अ पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, जॉन गाल्सवर्दी इज़ अ पोएट। जॉन गाल्सवर्दी जब फिजिकल यूनिवर्स का पेंटिंग करते हैं और जब वो सोल की पेंटिंग करते हैं तो उस समय वो पोएट बन जाते हैं। तो लुइस कैजामिया ने गाल्सवर्दी की प्रशंसा में ये बात कही हुई है, और उन्होंने क्या कहा, लुइस कैजामिया कहते हैं कि एज अ पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, जॉन गाल्सवर्दी इज़ अ पोएट। जॉन गाल्सवर्दी एक पोएट बन जाते हैं। या ये स्टेटमेंट किसका है? लुइस कैजामिया का है, एंड दिस ही गेव दिस स्टेटमेंट टू एडमायर जॉन गाल्सवर्दी। ऑप्शन जो सी है फ्रैटर्निटी एंड सिल्वर बॉक्स, जो फ्रैटर्निटी और सिल्वर बॉक्स जो दो वर्क है, अगर आप देखेंगे कि ये जो ड्रामा है इसमें अगर आप देखेंगे आर हिज वेल नोन वर्क्स इन विच ही टॉक्स अबाउट द पीपल ऑफ लोअर क्लास। स्पेशली जो फ्रैटर्निटी है उसमें उन्होंने लोअर क्लास की बात की है, और जो सिल्वर बॉक्स है अगर आप उसमें देखेंगे उन्होंने उसमें भी जो है क्या किया है, लोअर क्लास को लेकर के बात किया हुआ है, ख़ास करके जब वो सिल्वर बॉक्स से चुरा लिया जाता है जोन्स के द्वारा। देन यू विल कम टू नो कि किस तरह की प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है, उसकी वाइफ एक मेड है, ऑल दिस प्रॉब्लम्स यू सी। तो फ्रैटर्निटी में भी उन्होंने पुअर पीपल या लोअर क्लास को दिखाया है, और सिल्वर बॉक्स में भी उसी तरह की लाइफ को उन्होंने दिखाया हुआ है, लोअर क्लास को। और जहाँ तक बात है कि अपर मिडिल क्लास को उन्होंने किस में दिखाया है, अगर आप देखेंगे अपर मिडिल क्लास को उन्होंने फोर साइड सागा जो उनका मास्टर पीस है उसमें उन्होंने अपर मिडिल क्लास की लाइफ को दिखाया हुआ है। ऑप्शन डी है एज अ ड्रामेटिस्ट ही बिलोंग्स टू रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जोन्स और पिनरो रहे हैं वो जो है एक तरह के
वेल नोन ड्रामेटिस्ट ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी के, या आप कह सकते हैं लास्ट डिकेड ऑफ विक्टोरियन एज, उस उन्होंने जिस परंपरा को रखा उसी परंपरा पर जो है कौन आगे बढ़ता है, जॉन गाल्सवर्दी जाते हैं। उनकी भी ड्रामा में जोन्स और पिनरो के भी प्ले में जो है, पिनरो मीन्स डब्लू पिनरो की बात की गई है, उनके भी प्ले में आपको जो है रियलिस्ट ट्रेडिशन मिलेगा कि कैसे सोसाइटी में एक तरह का क्रुएल्टी है, इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है। तो जो परंपरा उन्होंने इस्टेब्लिश की है वही परंपरा जो है किन्होंने लेकर के आए हुए हैं, जॉन गाल्सवर्दी लेकर के आए हुए हैं। सो इन दिस वे यू हैव टू Hello, रिमेंबर द sir. नेम ऑफ जो, या Sir, sound is not clear, sir. यस सर, साउंड कम आ रहा है सर। आई डोंट नो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। इवन मैंने जो है ईयरफोन बिल्कुल माउथ के पास लगाया हुआ है, अभी भी नहीं जा रही I आवाज़। think आप सही आई, लेकिन सर आप जो है ना अपने क्लियर मोबाइल सर। की वॉल्यूम क्लियर करके देखिए, इंक्रीज करके देखिए वॉल्यूम, शायद उसमें कहीं बिल्कुल प्रॉब्लम तो नहीं है। वॉल्यूम बिल्कुल बढ़ा हुआ है, पूरा फुल है, एकदम फुल है। अब आपने माइक को सामने I लगाया think ना सर, आप क्लियर हुई आवाज। माइक बिल्कुल मैं अपने माउथ के पास ही रखा हुआ हूँ, इवन मैं उसको अपने हाथ से आप पकड़ा सही, हुआ अब हूँ सही है ताकि, आवाज। या तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि जो ऑप्शन डी है उसमें क्या है, उसमें ये दे रहा है कि एज अ ड्रामेटिस्ट ही बिलोंग्स टू रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनरो। या बिल्कुल ये सही है, जोन्स और पिनरो ये आपके क्या रहे हैं, ये आपके एक ऐसे ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने रियलिस्ट ट्रेडिशन को इस्टेब्लिश किया। एंटी रोमांटिक प्ले, प्रॉब्लम प्ले, या इस एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो बाद में जीबी शाह ने फॉलो किया है उस कैटेगरी के वो ड्रामेटिस्ट थे, और उसी पैटर्न पर कौन चलते हैं, उसी पैटर्न पर जॉन गाल्सवर्दी भी चलते हैं। तो चाहे डब्ल्यू पिनरो हो, चाहे जोन्स हो, चाहे हेनरिक इब्सन हो, चाहे जो है ग्रैनविल बार्कर हो, चाहे आपके जीबी शाह हो या जॉन गाल्सवर्दी हो, ये सब एक परंपरा को फॉलो करते हैं। और ये सब एंटी रोमांटिक कॉमेडी, प्रॉब्लम प्ले, डिस्कशन प्ले, ड्रामा ऑफ आइडियाज, इन सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने लिखा हुआ है, प्रोजाइक लैंग्वेज में लिखा है। और उन्होंने जो सोशल इश्यूज हैं, जो सोशल चैलेंजेस हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उसको लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। इसी पैटर्न पर मैंने आपको जो ऊपर के ऑप्शंस है उसको मैंने बताया था कि वर्जीनिया वुल्फ ने जॉन गाल्सवर्दी को क्रिटिसाइज़ किया है, लुइस कैजामिया ने उनकी बहुत तारीफ़ की है, और तारीफ़ में उन्होंने क्या कहा है कि जॉन गाल्सवर्दी एक पोएट के रूप में नज़र आते हैं जब वो जो है फिजिकल यूनिवर्स को पेंट करते हैं, या एक तरह से किसी की आत्मा को पेंट करते हैं। जब वो किसी की आत्मा को या दिल से जब कोई चीज़ लिखते हैं तो ऐसा लगता है वो पोएट के रूप में नज़र आते हैं। नाउ आई ऑप्शन जो पहले का ई है वो थोड़ा सा टिपिकल है कि जॉन गाल्सवर्दी रिसीव्ड डी.लिट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1930, ये रॉन्ग है। एक पॉइंट सही है कि उनको जो है डी.लिट की उपाधि मिली थी 1930 में, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ना मिल करके कहाँ से मिली थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मिली थी। तो उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ही रिसीव्ड डी.लिट फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1930, नॉट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनको नहीं मिला था, बल्कि कहाँ से मिला था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मिला था। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट इन द गिवन सेंटेंसेस। जो गिवन सेंटेंसेस है उनमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसको आपको देखना है। लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड सेड बाय गाल्सवर्दी, बहुत कॉमन सा पॉइंट है कि लिटरेचर अपने में खुद एक इनाम है, या किसने कहा है, यह गाल्सवर्दी ने कहा है। जब उन्होंने, जो आपको याद होगा कि उनको जब उन्होंने रिजेक्शन रिफ्यूज़ किया हुआ था तो उन्होंने कहा था कि जो है एक तरह का लिटरेचर इज़ इट्स ओन रिवार्ड। फिर ऑप्शन बी है, लाइफ इज़ वन लॉन्ग टेम्पटेशन सेड बाय एडा पियर्सन, ये गलत स्टेटमेंट है। लाइफ इज़ वन लॉन्ग टेम्पटेशन, यह भी जो है किसका स्टेटमेंट है, जॉन गाल्सवर्दी का स्टेटमेंट है। तो आज कुछ स्टेटमेंट मैंने उनके लिए हुए हैं। ऑप्शन सी में है एसी वर्ड, जो एसी वर्ड बड़े क्रिटिक हैं और 20th सेंचुरी के बहुत बड़े क्रिटिक हैं। उन्होंने कहा कि जो प्ले उनका जस्टिस है, जस्टिस इज़ अ कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। जो जस्टिस प्ले है उस समय का जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन था, या उसके ऊपर एक कमेंट है। मतलब उन्होंने ये बात कही हुई है, जस्टिस प्ले अपने में क्या करता है, जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पोल खोलता है, या उसकी कमियों को बखूबी जो उजागर करता है। ये बात किसने कही, एसी वर्ड ने कही हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी वर्ड एक 20th सेंचुरी के बड़े क्रिटिक हैं।
और उनका एक और ऑप्शन जो डी है, स्ट्राइव डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। ये हम सबको पता है कि कैसे जो स्ट्राइव उनका प्ले है उसमें कैपिटलिस्ट और लेबरर्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया। तो ये 4 ऑप्शन मैंने लिया हुआ है, जिसमें से स्ट्राइव में पहले भी डील कर चुका था। ऊपर के 3 स्टेटमेंट मैंने नहीं बताया था, आज मैंने उसको लिया हुआ है। ये 2 स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड मीन्स ए और बी जॉन गाल्सवर्दी का है। तीसरा जो स्टेटमेंट सी वाला है एसी वार्ड का, वो उनके प्ले जस्टिस के बारे में है कि जस्टिस में जो है क्या किया गया है, जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पोल खोलता है कि कितना प्रॉब्लम वहाँ पे होता है, तो उस चीज़ को लेकर के बात की गई है। नाउ यू विल गेट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द फोरसाइट सागा, जो उनका मास्टरपीस है इसमें काफ़ी कुछ जो है चीज़ें रखी गई हैं जो समझना ज़रूरी है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सत्य नहीं है, किसके बारे में, फोरसाइट सागा के बारे में। इट इज़ अ सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स। ये बात बिल्कुल सही है कि यह जो फोरसाइट सागा जो उनका मास्टरपीस है, यह आपका क्या है, इसमें 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स को शामिल किया गया है। और ये जो है एक सीरियल में सीरीज़ में आती है, और वो सीरीज़ कब से कब शुरू होती है, 1906 से लेकर 1921 ईस्वी तक चलती है। वही लिखा गया दूसरा पॉइंट, इट पब्लिश्ड बिटवीन 1906 एंड 1921। यह 1906 से लेकर 1921 के बीच में पब्लिश होता है। बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा है, चूँकि 1906 में जो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी आई थी वह उस सीरीज़ का पहला नावल रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना कि इट पब्लिश्ड बिटवीन 1906 एंड 1921। यह 1906 ईस्वी से लेकर के 1921 ईस्वी तक चलता है। यह राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि द मैन ऑफ प्रॉपर्टी पहला रहा है और टू लेट उसका लास्ट रहा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, इट टॉक्स अबाउट लार्ज अपर मिडिल क्लास। ये कई बार पूछा जा चुका है कि वो उन्होंने किस नावल में अपर मिडिल क्लास को लेकर के बात की है। तो अपर मिडिल क्लास को लेकर के उन्होंने फोरसाइट सागा में जो उनका मास्टरपीस है उसमें उन्होंने बात किया है। और इट टॉक्स अबाउट लार्ज अपर मिडिल क्लास इंग्लिश फैमिली दैट इज सिमिलर टू गाल्सवर्दी, जो गाल्सवर्दी की फैमिली के सिमिलर है या अनडाउटली। और जो इसमें आयरीन कैरेक्टर है, आयरीन कैरेक्टर को कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे उसका रिजेम्बलेंस है किससे, एडा से। जो एडा उनकी वाइफ थी, एडा को अगर आप देखेंगे कि एडा और आयरीन लगभग एक दूसरे से काफ़ी रिजेम्बलेंस है। और जो एक कैरेक्टर ओल्ड जॉलियान है, ओल्ड जॉलियान खुद उनके फादर सीनियर जॉन गाल्सवर्दी को लेकर के बात की जाती है। फिर उसके बाद ऑप्शन डी है, द मेन कैरेक्टर ऑफ द सॉलिसिटर एंड कन्यूजर सोम्स फॉरसाइट। कह रहे हैं कि जो इसमें मेन कैरेक्टर है वह सॉलिसिटर एंड कन्यूजर सोम्स फॉरसाइट सीज हिमसेल्फ एज अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी। या वो अपने आप को क्या करते हैं, वह उसका नेचर है, वह अपने आप को मैन ऑफ प्रॉपर्टी, किसका नेचर, सोम्स फॉरसाइट का। सोम्स फॉरसाइट जो है वह हर चीज़ को जो है प्रॉपर्टी के रूप में ही देखता है, बाई वर्च्यू ऑफ हिज एबिलिटी टू एक्यूमुलेट मटेरियल पोजेसन। और वह भौतिकवादी चीज़ों को अनडाउटली प्राप्त करता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, जो ये टाइटल जो नावल का है जो 1906 में आई थी, यह किसके नेचर को दिखाता है, सोम्स फॉरसाइट के नेचर को दिखाता है। हर चीज़ को वह प्रॉपर्टी के रूप में, कमोडिटी के रूप में ही डील करता है और हर चीज़ को पॉजेस करने की कोशिश करता है। बट दैट डज नॉट सक्सीड ब्रिंगिंग हिम प्लेजर, लेकिन इससे उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आती है। बिल्कुल सही है। आयरीन को उसने ऐसे ही ट्रीट किया था और आप देखते हैं कि आयरीन और उसकी लाइफ के बीच में क्या क्या चीज़ें घटित हुई थी। आयरीन लास्ट में उसको डिवोर्स तक दे देती है, यू फाइंड इट। फिर उसके बाद है कि इट वाज पब्लिश्ड बाय विलियम हेनमैन लिमिटेड। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फोरसाइट सागा जो उनका मास्टरपीस है, यह किसके द्वारा पब्लिश हुआ था, विलियम हेनमैन लिमिटेड द्वारा। पब्लिशर का क्या नाम था, विलियम हेनमैन लिमिटेड द्वारा यह पब्लिश किया गया है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ दिस सीरियलाइज्ड नावल। अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि उसमें कैसे आयरीन को लेकर के, कैसे जो है सोम्स फॉरसाइट को लेकर के, जिसका नेचर जो है बिल्कुल पॉजेसिव है और जो हर चीज़ को कमोडिटी के रूप में या हर चीज़ को प्रॉपर्टी के रूप में देखता है। आयरीन जो उसकी वाइफ है वह उसके साथ भी वैसा ही जो है बिहेव करता है। इस वजह से दोनों में एक दीवार खड़ी हो जाती है। एंड यू फाइंड दैट द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इस पूरे सीरियलाइज्ड नावल का पहला नावल है। इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट 1918 में आई है, जो कि जो है आपका क्या है, इंटरल्यूड है।
इन चांसेरी जो है 1920 में आई है, अवेकनिंग 1920 में आई है, टू लेट 1921 में आई है, आर द पार्ट ऑफ फोर्साइट सागा, ये सब के सब फोर्साइट सागा का हिस्सा है। तो इंडियन समर डोमेन ऑफ प्रॉपर्टी एक हो गया, इंडियन समर ऑफ फोर्साइट दूसरा हो गया, इन चांसेरी आपका तीसरा हो गया, अवेकनिंग आपका चौथा हो गया, टू लेट आपका जो है क्या हो गया, पांचवा हो गया, जिसमें ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आपका ऑप्शन है इन इंडियन समर ऑफ अ फोर्साइट जो 1918 में आती है, वन कैन सी द फ्रेंडशिप बिटवीन आयरीन एंड ओल्ड जॉलियन फॉर्साइट। कह रहे हैं कि आयरीन और ओल्ड जॉलियन फॉर्साइट में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, दिस फ्रेंडशिप को मतलब आपको दूसरे वे में नहीं ले जाना, बल्कि यह फ्रेंडशिप ये बताता है कि आयरीन यंग जनरेशन की है और ओल्ड जॉलियन पुराने जनरेशन की है, लेकिन फिर भी एक अच्छी बॉन्डिंग है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जबकि जनरेशन गैप दिखाया गया है, इसमें कल्चर को भी लेकर के बात की गई है। और जनरेशन गैप आपको किसके बीच में देखने को मिलेगा, सोम्स फारसाइड को के बीच में और ओल्ड जॉलियन को लेकर के, क्योंकि सोम्स फारसाइड हर चीज़ को प्रॉपर्टी के रूप में देखता है, पॉजिटिव है, लेकिन एक जगह जो है जनरेशन गैप के बावजूद भी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है, किसके बीच में, आयरीन के बीच में और ओल्ड जॉलियन के बीच में। तो यह जो फ्रेंडशिप है, इस फ्रेंडशिप को आपको किस रूप में लेना है कि यह जनरेशन गैप को फिल करने के लिए वहाँ पे दिखाया गया है, और किसके बीच में दिखाया गया, आयरीन और ओल्ड जॉलियन। एंड यू विल कम टू नो कि यह ओल्ड जॉलियन कोई दूसरा नहीं है, बल्कि सीनियर जॉन गाल्सवर्दी के फादर है, और जो आयरीन है वह इनडायरेक्ट वे में एडा का ही कैरेक्टर वहाँ पे नजर आता है। फिर कह रहे हैं इन द एंड ओल्ड जॉलियन डाइज अंडर एन एंशिएंट ओक ट्री इन द गार्डन ऑफ द ग्रोवर लॉज, ये गलत है। इन द एंड ओल्ड जॉलियन डाइज अंडर एन एंशिएंट ओक ट्री, यहाँ तक सही है, लेकिन वह ग्रोवर लॉज में ना मर करके बल्कि कहाँ पर, रॉबिन हिल हाउस में उनकी मौत होती है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, नॉट एट ग्रोवर लॉज बट इन द गार्डन ऑफ द रॉबिन हिल हाउस। अगर आपको याद होगा, रॉबिन हिल हाउस जो बनवाया गया था सोम्स फारसाइट के द्वारा आयरीन को अलग रखने के लिए जो है, और वह वहाँ पे उसको जो है सीड्यूस करता है, लेकिन जो है वहाँ पे आप देखेंगे कि किसकी मौत होती है, वहाँ पे आपको की जो डेथ दिखाई गई ओल्ड जॉलियन की। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ग्रोवर लॉज में किसकी मौत होती है, कैन यू रिस्पॉन्ड मी? गॉल्सवर्दी, एग्जैक्टली गॉल्सवर्दी। तो ग्रोवर लॉज का जो डेथ है वो किससे रिलेटेड है, जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड है। लेकिन ओल्ड जॉलियन या सीनियर जॉन गाल्सवर्दी का जो डेथ उसमें दिखाया गया वो किससे रिलेटेड है, रॉबिन हिल हाउस जो घर है वहाँ से उससे रिलेटेड है। सो ये जितना भी पॉइंट इसमें दिया गया जो फोर्साइट सागा से लेकर के रिलेटेड है, बहुत अच्छे ढंग से आपको कवर करना है सारी चीज़ें, कि इसमें 3 नॉवेल्स है, 2 इंटरल्यूड्स है, 6 से लेकर 21 के बीच में आया हुआ है, अपर मिडिल क्लास फैमिली को लेकर के बात की गई है। इसमें एक कैरेक्टर जो टिपिकल कैरेक्टर है, जिसका नेचर समझ में किसी को नहीं आएगा, वो कौन है, सोम्स फारसाइट है, और वह हर चीज़ को प्रॉपर्टी या कमोडिटी के रूप में देखता है। और आप ये देखेंगे कि वह बहुत पॉजिटिव है, आयरीन से उसका रिलेशन बेहतर नहीं होता, दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाता है। हेनमैन लिमिटेड ने इस नावल को पब्लिश किया हुआ, पूरे जो सीरियलाइज्ड नावल रही है, और इसमें पहला नावल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी रहा, लास्ट का टू लेट रहा है, और साथ ही साथ जितनी भी आई हुई है, द इंडियन समर ऑफ अ फोर्साइट 1918 में, इन चांसेरी 1920 में, अवेकनिंग 1920 में, टू लेट 1920 में, ये सब बता दिया गया है। द इंडियन समर ऑफ अ फोर्साइट जो 1918 में आई हुई है, उसमें जो है 2 जनरेशन के बीच गैप है, लेकिन एक अच्छी बॉन्डिंग है, और यह बॉन्डिंग किसके बीच में दिखाई गई है, ओल्ड जॉलियन और आयरीन के बीच में दिखाई गई है। कल्चर को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर जनरेशन गैप है, बट यू फाइंड अ गुड फ्रेंडशिप, यू फाइंड अ गुड बॉन्डिंग बिटवीन आयरीन एंड ओल्ड जॉलियन। और उसके अलावा आप देखते हैं कि लास्ट में जो मैंने दिखाया कि ओल्ड जॉलियन की जो डेथ होती है वह कहाँ पर होती है, रॉबिन हिल हाउस में होती है, ना कि ग्रोवर लॉज। ग्रोवर लॉज जो है यह एक ऐसा, एक तरह से आप कहा जाए लास्ट समय में 1933 ईस्वी में, अगर आप देखेंगे कि जॉन गाल्सवर्दी ने अपना दम ग्रोवर लॉज में तोड़ा था, तो ग्रोवर लॉज उनकी डेथ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट इन चांसेरी, जो इन चांसेरी है इसको लेकर के क्या सत्य नहीं है। तो अगर आप देखिएगा इन चांसेरी उसका हिस्सा है, जैसे द मैन ऑफ प्रॉपर्टी मैं आपको पहले ही पूरी कहानी बता चुका हूँ, ऐसे ही इन चांसेरी को लेकर के आज मैं बात कर रहा हूँ। इसके पहले अभी मैंने किसको लेकर के बात किया था, फोर्साइट सागा को लेकर के बात किया था। फोर्साइट सागा का ही हिस्सा क्या है, इन चांसेरी है। इन चांसेरी में क्या क्या चीज़ें
इसके बारे में क्या सत्य नहीं है। अगर आप देखेंगे इसमें बताया गया है कि द मटेरियल नहीं, द मैरिटल होना चाहिए था। मैरिटल मीन्स जो उसका मैरिज का जो रिलेशन है। द मैरिटल डिस्कार्ड ऑफ बोथ सोम्स एंड हिज सिस्टर विनीफ्रेड इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड नावल। जो इन चांसेरी है, जो यह नावल है, इसमें ये दिखाया गया है कि जो सोम्स फॉर्साइट है, जो बहुत पॉजिटिव है, उसकी सिस्टर विनीफ्रेड है, और विनीफ्रेड अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लेती है, और सोम्स फॉर्साइट का जो है मामला नहीं बनता है, और दोनों कहाँ पर चले जाते हैं, मामला कोर्ट में चला जाता है। तो जो ये चांसेरी यहाँ पे इंडिकेट करता है, या किसको इंडिकेट करता है, कोर्ट को इंडिकेट करता है कि सारी घटना कोर्ट में होती, कोर्ट केस हो जाता है कि उस तरह से जो अपर मिडिल क्लास फैमिली है उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में नहीं है, दे वांट डिवोर्स। और इस डिवोर्स की कैटेगरी में कौन लोग आते हैं, सोम्स फॉर्साइट आते हैं, साथ ही साथ उनकी सिस्टर विनीफ्रेड आती है। तो इसमें यही बताया गया कि जो मैरिटल डिस्कॉर्ड है वह एक बड़ा इशू है जो इन चांसरी में डिस्कस किया गया है। और ये मैरिटल डिस्कॉर्ड किसको किसको लेकर के, सोम्स फॉर्साइट का आयरीन के साथ है, और विनीफ्रेड का उसके हस्बैंड के साथ है, जिसका नाम यहाँ मेंशन किया गया है ऑप्शन सी में, दैट इज मॉन्टेग डार्टी करके, मॉन्टेग डार्टी है, उससे उसका डिवोर्स होता है। और ये मामला कहाँ चला जाता है, कोर्ट में चला जाता है, उसको लेकर के बात की गई है। बी क्या है, द टाइटल रिफर, टाइटल का मतलब इन चांसेरी, जो इन चांसेरी टाइटल जो नावल का, ये किसके बारे में बात करता है, द टाइटल रिफर्स टू द कोर्ट ऑफ चांसेरी। यह कहाँ की बात को लेकर के बताता है, कोर्ट ऑफ चांसेरी को लेकर के बात करता है, विच डील्स विद डोमेस्टिक इशू, जिसमें डोमेस्टिक इशू को लेकर के बात की गई। इसका मतलब कि जो कोर्ट ऑफ चांसेरी है वहाँ पर कौन से इशू को हाईलाइट किया गया है, डोमेस्टिक इशू को। और ये जो टाइटल भी है वह भी इसमें बात करता है कि डोमेस्टिक इशू, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, डिवोर्स, और एक कल्चर का गैप, या आप कह सकते हैं कि एक नेचर का जो तमाम तरह के फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनके नेचर अलग अलग है और एक दूसरे से पटरी नहीं खाती, उसको लेकर के यहाँ बात की गई है। तो द टाइटल रिफर्स टू द कोर्ट ऑफ चांसेरी विच डील्स विद डोमेस्टिक इशू। सी है, सोम्स फॉर्साइट टेक्स डिवोर्स फ्रॉम आयरीन, या सोम्स फॉर्साइट आयरीन से डिवोर्स ले लेता है, एंड विनीफ्रेड फ्रॉम मॉन्टेग डार्टी रेस्पेक्टिवली। और विनीफ्रेड अपने हस्बैंड, विनीफ्रेड सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, सोम्स फॉर्साइट की। विनीफ्रेड के हस्बैंड का क्या नाम है, मॉन्टेग डार्टी, वह उससे तलाक ले लेता है, बिल्कुल सही है। आयरीन इनहेरिट्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिखाया जाता है कि ओल्ड जालियान जो है, अभी जब पहला वाला हम लोग बात कर रहे थे, ओल्ड जालियान मर जाते हैं और ओल्ड जालियान आयरीन को जो है क्या करते हैं, इतनी दौलत छोड़ करके जाते हैं, $15,000। तो ओल्ड जालियान जो दौलत छोड़ करके जाते हैं आयरीन को, वह उसको मिलती। तो आयरीन इनहेरिट्स, आयरीन को जो है एक तरह से उत्तराधिकार के रूप में इतनी दौलत मिलती है, वो क्या है, $15,000 आफ्टर ओल्ड जालियान से डेथ, ओल्ड जालियान की मौत के बाद। यस, यंग जालियान फोर्साइट सन ऑफ ओल्ड जालियान, ध्यान में रखिएगा, यंग जालियान फोर्साइट, जो यंग जालियान फोर्साइट है यह कोई दूसरा नहीं है, बल्कि अगर आप देखेंगे यंग जालियान फोर्साइट इनडायरेक्ट वे में आपके जो जॉन गाल्सवर्दी है उन्हीं को रिफर करता है। कह रहे हैं कि यंग जालियान फोर्साइट सन ऑफ ओल्ड जालियान, जो ओल्ड जालियान के बेटे हैं, एंड कजिन ऑफ सोम्स फॉर्साइट, और जो सोम्स फॉर्साइट के कजिन है, मैनेजेस आयरीन्स फिनांसेस, वह क्या करते हैं, आयरीन के फिनांसेस को मैनेज करते हैं, फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं। यस, ये एक पॉइंट है यंग जालियान का लेकर के, जो है जो यंग जालियान है, यंग जालियान, उनका पूरा क्या नाम है, यंग जालियान फोर्साइट, ओल्ड जालियान, यंग जालियान। यंग जालियान फोर्साइट किसके बेटे हैं, ओल्ड जालियान के बेटे हैं, और वो जो है किसके कजिन है, सोम्स फॉर्साइट के कजिन है, वो आयरीन के पूरा जो फिनेंशियल मैटर उसको करते हैं। फिर उसके बाद है सोम्स मैरीज एनीटी, जब इस दोनों में डिवोर्स हो जाता है, किसके बीच में डिवोर्स हो जाता है, आयरीन और सोम्स फॉर्साइट में जब डिवोर्स हो जाता है तो बाद में सोम्स जो फोर्साइट है वह एनीटी से जो है मैरिज कर लेता है, द यंग डाटर ऑफ अ फ्रेंच सोहो रेस्तरा ओनर, जो कि जो है यंग डाटर है एक फ्रेंच सोहो रेस्तरा ओनर की। दे बोर अ डाटर नेम्ड फ्लियर फोर्साइट, और उनसे उनको एक बेटी होती है जिसका नाम क्या है, फ्लियर फोर्साइट है। तो यह एक इंफॉर्मेशन है।
एंड यू फाइंड दैट कि जॉली एक कैरेक्टर है जो जॉली है, जॉली अ कैरेक्टर इन द नॉवेल डाइज इन नॉर्थ अफ्रीकन वार। ये गलत है, एक कैरेक्टर जॉली है जो कि जो है इन द नॉवेल, नॉवेल में डाइज इन नॉर्थ अफ्रीकन वार नॉट। जॉली जो कैरेक्टर है डाइज इन साउथ अफ्रीकन वार, वह नॉर्थ अफ्रीकन वार में नहीं उसकी डेथ होती है, बल्कि कहाँ पे उसकी डेथ होती है, साउथ अफ्रीकन वार में। तो यू फाइंड देयर इज अ कैरेक्टर जॉली, देयर इज अ कैरेक्टर सोम्स फॉरसाइट, आयरीन, यंग जालियन, ओल्ड जालियन, उनका क्या स्टोरी है। बाद में सोम्स फॉरसाइट का जब डिवोर्स आयरीन से हो जाता है तो वह मैरिज एनिटी से कर लेते हैं, जो कि डॉटर है, किसकी डॉटर है, फ्रेंच सोहो रेस्तरा ओनर की डॉटर है, और उनसे जो उनको एक बेटी होती है जिसका नाम फिलियर फोर्साइट है। ये बातें जो है इन चांसेरी में डिस्कस की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अवेकनिंग इज द सेकेंड इंटरल्यूड। अगर आपको याद होगा पहला इंटरल्यूड इंडियन समर करके था, दूसरा इंटरल्यूड कौन है, अवेकनिंग है। इसका मतलब बाकी जो बचा हुआ था वह नावल है। नावल में कौन कौन है, पहला द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा है इन चांसेरी, तीसरा है टू लेट। तो हम लोगों ने द मैन ऑफ प्रॉपर्टी पे बात कर लिया है, इन चांसेरी पे बात किया हुआ है, और अभी द इंडियन समर को लेकर के। और अब क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अवेकनिंग जो दूसरा आपका इंटरल्यूड है जो इस सीरियल का, इस सीरियलाइज्ड नावल का, उसमें क्या बताया गया, अवेकनिंग इज द सेकेंड इंटरल्यूड ऑफ द फोरसाइट सागा विच इज द फर्स्ट इंटरल्यूड ऑफ द नावल। फोरसाइट सागा का पहला इंटरल्यूड कौन सा है। कॉमन सा क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया, इंडियन समर ऑफ फोरसाइट। 5 का ए है, बहुत ज़्यादा उस पर बात नहीं करनी है। तो इस तरह से 5 का ए आप पा रहे हैं कि इंडियन समर ऑफ फोरसाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आपका लिटरेरी टर्म से लिया गया है। एन एरर इन क्रोनोलॉजी आर समथिंग लोकेटेड एट अ टाइम व्हेन इट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड आर आकर्ड। कह रहे हैं कि क्या कि एन एरर इन क्रोनोलॉजी, अगर क्रोनोलॉजी में कोई गलती दिखाई जाती है, आर समथिंग लोकेटेड एट अ टाइम, या कुछ चीज़ ऐसे समय में लोकेट की गई है व्हेन इट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, या वो घटना नहीं घटित हुई है। अगर ये गलती जो है इतिहास में की जाती है तब उसको क्या कहा जाएगा, उसकी क्या डिफिनीशन होगी। एनाक्रोनिज्म, एक्जियान, असाइड, एपोलॉग। वी नो इट वेरी वेल कि जो आंसर ए है वही सही है। एनाक्रोनिज्म क्या है, एनाक्रोनिज्म इट अल्टीमेटली रिफर्स टू व्हाट, एनाक्रोनिज्म ओनली रिफर्स टू कि यह जो है आपका एक तरह का, उसमें जो क्रोनोलॉजी में जो प्रॉब्लम आती है उसको लेकर के ये बात दिखाई जाती है कि क्रोनोलॉजी में अगर कोई चीज़ गलत हुआ है तो उसको लेकर के होती है। आगे मैंने डिफाइन किया कि जो एक्जियान है, एक्जियान रिफर्स टू अ रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। एक्जियान का जो डिफिनीशन है, यह किसी रूल या सिद्धांत या प्रिंसिपल को बताता है जिसको ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह सत्य है। अगर जैसे मैं ये कहूँ कि फेस इज़ नॉट द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, जो कि एक एग्जियान होगा, या कहा जाए कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, या कहा जाए रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं या ऐसे जो सिद्धांत होते हैं जिसको ज़्यादातर दुनिया के लोग स्वीकार करते हैं कि यह सत्य है, उसको क्या कहा जाता है, एक्जियन। फिर उसके बाद जो असाइड है उसका भी डिफिनीशन दिया गया है कि असाइड रिफर्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर, जब कोई कैरेक्टर स्टेज पर बोलता है टू द ऑडियंस, ऑडियंस के सामने हिज आर हर थॉट, और वह अपने थॉट को या अपनी इंटेंशन को जाहिर करता है इन अ शॉर्ट स्पीच, एक छोटी स्पीच में। बट द अदर कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज आर नॉट इंटेंडेड टू हियर, लेकिन अगर दूसरे कैरेक्टर स्टेज पर होते हैं तो वे उस चीज़ को सुन नहीं पाते हैं, तो उस डायलॉग को क्या कहा जाता है, असाइड कहा जाता है। कई बार ये बात बताई जा चुकी है। एपोलॉग क्या है, एपोलॉग इज अ ब्रीफ फेबल और एलिगोरिकल स्टोरी। जो एपोलॉग है वह क्या होता है, यह ब्रीफ फेबल, फेबल का मतलब कि जानवरों से संबंधित, जब जानवर या एनिमल जो है ह्यूमन बींग जैसा बिहेव करते हैं और वह एलिगोरिकल स्टोरी होती है तो वह क्या होता है, एपोलॉग। एपोलॉग इज अ ब्रीफ फेबल। जो ब्रीफ फेबल, फेबल तो ऑलरेडी जो है एनिमल या बीस्ट से या एनिमल से रिलेटेड कहानी होती है जिसमें वे मैन जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन उसका जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है वो क्या है, एपोलॉग है। जैसे द आंट एंड द ग्रास ऊपर का कहानी बताई जाती है कि जो ग्रास ऊपर था वो केवल नाचता और गाता रहता था, जब बरसात हुई तो वो चींटी के पास जाता, कहता कि मुझे खाना दे दो, या जो कुछ भी। तो चींटी कहती अभी तक क्या कर रहे थे, तो कह रहा था कि मैं अभी तक जो है गा रहा था। तो फिर चींटी कहती अब जाओ तुम नाचो जो है। तो इस तरह की जो कहानी बताई जाती है जो एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म में चल रही, वह क्या हो जाएगा, एपोलॉग हो जाएगा। और यह किसका हिस्सा, फेबल का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इसमें से कौन सा मिसमैच्ड है।
कैकोफोनी इट मीन्स अ मिक्सचर ऑफ लाउड अगली एंड अनप्लीजेंट साउंड, बिल्कुल मतलब अनप्लीजेंट साउंड। ईओफोनी, ईओफोनी का मतलब होता है प्लीजेंट साउंड। मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे में नेट दे रहा है कि 90% से ज़्यादा हो चुका, आई डोंट नो, ताकि मैं पूरा कर लूँ। यूटोपिया अ प्लेस लाइक हेवन सही है। डाइस्टोपिया अ प्लेस लाइक हेल, ये भी सही है। रिपब्लिक, रिपब्लिक के बारे में है कि अ वर्क ऑफ अरिस्टोटल, ये गलत है। रिपब्लिक जो है अ वर्क ऑफ किसका है? रिपब्लिक इज अ वर्क ऑफ प्लेटो, या प्लेटो का वर्क है। इन विच कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया वाज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पॉइंट सही है लेकिन राइटर इसका गलत है। रिपब्लिक आपका किसका वर्क है? रिपब्लिक प्लेटो का वर्क है, जिसमें पहली बार कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया आता है। और अरिस्टोटल ने क्या लिखा था? पोएटिक्स लिखा हुआ, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। I read in various chambers, practiced almost not at all and disliked my profession thoroughly. Who said it? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो जॉन गाल्सवर्दी का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा मैंने वेरियस चैम्बर्स में पढ़ा, प्रैक्टिस ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, लेकिन मैंने कभी कोई प्रैक्टिस नहीं किया और मैं अपने प्रोफेशन को डिसलाइक कर दिया। किसने कहा? जॉन गाल्सवर्दी ने कहा। याद होगा कि उनको बार में बुलाया जाता है डिग्री, ला की डिग्री प्राप्त करने के बाद, लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था प्रैक्टिस में। तो जॉन गाल्सवर्दी का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ यू कैन नॉट थिंक अबाउट योर फ्यूचर यू कैन नॉट हैव वन। अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं तो आपका कोई फ्यूचर नहीं बनेगा। ये किसका स्टेटमेंट है? जॉन गाल्सवर्दी का स्टेटमेंट है, इसमें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? द लिटिल मैन इज अ वन एक्ट प्ले, सही है। द स्किन गेम मेड फेमस गाल्सवर्दी एज अ ड्रामेटिस्ट, या अनडाउटली सिल्वर बॉक्स आता है। सिल्वर बॉक्स उनका बहुत पॉपुलर नावल होता है, लेकिन अगर वो इस्टेब्लिश होते हैं एज अ ड्रामेटिस्ट के रूप में तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल द स्किन गेम का रहा है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि उनका द मैन ऑफ प्रॉपर्टी पहला पॉपुलर नावल होता है, लेकिन एज अ नावलिस्ट अगर वो इस्टेब्लिश होते हैं तो फोर्साइट सागा की वजह से इस्टेब्लिश होते हैं। फिर है, इन द प्ले विंडोज अ वुमन किल हर इलिजिटिमेट चाइल्ड, या करेंगे जो प्ले इन विंडोज है उसमें एक वीमेन अपनी इलिजिटिमेट चाइल्ड को किल कर देती है टू स्केप सोशल टायरनी, सामाजिक अत्याचार से। यह भी एक सही पॉइंट है, या ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है द प्ले शो, उनका जो प्ले शो है डील्स विद द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजिडी, ये भी सही है कि उनका जो प्ले शो है उसमें दिखाया गया है कि कैसे इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी है, और उसमें वो भी डोमेस्टिक ट्रेजिडी को लेकर के जो है। फिर एक ऑप्शन ई है, 2 एसेज ऑन कॉनरेड, कॉनरेड के ऊपर जो एसेज लिखा गया इज रिटन बाय सीनियर जॉन गाल्सवर्दी, नो नॉट एट ऑल, सीनियर जॉन गाल्सवर्दी नहीं लिखा, उनकी मौत 1904 में हो जाती है। इट वाज रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। सो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि 2 एसेज ऑन कॉनरेड, कॉनरेड के साथ उनकी एक अच्छी फ्रेंडशिप थी, जब तक कॉनरेड दुनिया को अलविदा नहीं किया तब तक एक बॉन्डिंग थी। और उनके ऊपर जो उन्होंने ऐसे लिखा हुआ, एक किसके द्वारा लिखा गया? दैट वाज रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। So in this way I have done today's session, and I think now you have to enjoy whatever the thing you have। और केडी सर का भी लेट हो रहा होगा, जस्ट